साथ ही आप लोग जानते हो कि वोट चोरी का कितना बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है, जिसको लेके कांग्रेस पार्टी का प्रदेश नेतृत्व भी आपके सामने तथ्य लेके आए हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह एक हाउस नंबर 0 के नाम पे सैकड़ों वोट हैं, एक हाउस होल्ड के नाम पे सैकड़ों वोट हैं, और किस तरह विधानसभा चुनाव में कर्नाटका में उन्होंने एग्जाम्पल दिखाया कि लोकसभा के विधानसभा सेगमेंट में उन्होंने महाराष्ट्र की बात रखी, किस तरह एक विधानसभा से 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार वोट फर्जी वोटर बनाए गए, डाले गए, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ छलावा है। हम पूरे देश की बात करें और भारत में जो लोकतंत्र आया था, तो वोट का अधिकार इस बात पे आया था कि गरीब आदमी की सबसे बड़ी ताकत वोट है। गरीब आदमी अपने नेता चुनेगा, अपनी सरकार चुनेगा, और जो उसका काम नहीं करेगा उसे सत्ता से बाहर करेगा। ये 5 साल में कई बार गरीब आदमी बहुत सारे काम नहीं होते हैं, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति काम नहीं होते हैं, पर उसका सबसे बड़ी ताकत उसका वोट है, उसका वोट उसकी पहचान है। और जब लोगों के वोट चोरी किए जा रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है, और बहुत ही गंभीर सवाल राहुल जी ने खड़ा किया देश के लोकतंत्र पे। उन्होंने पूरे चुनाव आयोग पे किस तरह चुनाव आयोग के कमिश्नर ज्ञानेश जी और उनके सहयोगी किस तरह धोखाधड़ी करके लोकतंत्र में लूट मचा रखी है। और मैं आपको एक और तथ्य देना चाहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। इलेक्शन कमिश्नर की बेटी, इलेक्शन कमिश्नर के दामाद, उनकी बेटी अभी गौतम बुद्ध नगर में डीसी है, उनके दामाद भी डीसी हैं। तो किस तरह ये लोग पूरा सिस्टम हैंग करके अपने रिश्तेदारों को अच्छी मलाई वाली पोस्टिंगें दिलाकर भाजपा के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो एक इलेक्शन कमिश्नर है TN शेषन साहब, जिनकी पूरे देश में चर्चा होती है, और एक इलेक्शन कमिश्नर आज के हैं जिनको आज देश का बच्चा बच्चा वोट चोर कह रहा है। मैं बिहार था यात्रा में, वोट अधिकार यात्रा में गया, सम्मिलित हुआ। जनता का बहुत बड़ा तबका सड़कों पे था। बिहार में जब मैं था तो मैं देखा लोगों ने कहा कि भाई यहाँ वोट चोरी नहीं होनी चाहिए, और उस वोट चोरी को रोकने के लिए राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आए। यह आपने भी देखा, मीडिया के साथियों ने भी देखा, पूरा बिहार सड़कों पे था कि लोगों की एक ही मंशा थी कि वोट चोरी ना हो। अब हम क्या विश्वास करें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वोटों के आधार पे बने, वोट चोरी के आधार पे बने। ये मैं आपको एक तथ्य देना चाहता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग। जब मैं काउंटिंग में गया विधानसभा चुनाव की, कि मैं किसी से निजी द्वेष कभी नहीं रखता, तो मैंने भवानी खेड़ा से, जो प्रत्याशी से, कपूर वाल्मीकि से पूछा, मैं कपूर जी क्या लग रहा है क्या होगा चुनाव में। उन्होंने मुझे एग्जैक्ट डाटा बताया कि हमारी 48-50 सीटें आएंगी और आप भी 20,000 से हारोगे। उन्होंने मुझे उस टाइम बताया सुबह सुबह बात, ठीक है मेरी सीट तो उन्होंने तैयारी करके ठीक है, लेकिन स्टेट में भी उनको एग्जैक्ट डाटा पता था कि हमारी इतनी सीटें आएंगी। मैं कपूर वाल्मीकि जिसकी वो बीजेपी में बहुत खास पकड़ भी नहीं है, जिसकी बीजेपी में पूछ भी नहीं बेचारेगी, उसको भी आंकड़ा पता था कि 48 से 50 सीटें आएंगी। कई भाजपा के मंत्रियों ने कहा चुनाव से पहले कि हमने पूरा जुगाड़ कर लिया, हमारी सरकार आएगी। एक एक पत्रकार हरियाणा का जानता था, एक एक व्यक्ति जानता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने वाली है, सबके बीच में चर्चा थी। उसके बाद जो आंकड़े आए, चुनाव के नतीजे आए, अपने आप में चौंकाने वाले थे, और भाजपा नेताओं का जो विश्वास इस बात को और पुख्ता कर देता है कि वाकई वोट चोरी हुई है। इनके कई नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार बन रही, हमारी 50 सीट आ रही है। एग्जैक्ट सीटें बताइए भाजपा के नेताओं ने, एग्जैक्ट। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि नायब सैनी जी वोट चोरी से बने हुए मुख्यमंत्री हैं, वाकई में जनता के मुख्यमंत्री हैं। जनमत को लूटा गया है, और आप सबके सामने, नेशनल मीडिया के सामने, राहुल गांधी जी ने एक राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आप सब साथियों ने देखी भी, उसकी पूरे देश में चर्चा भी है। उसके ऊपर आज तक आके इलेक्शन कमीशन ने एक बार सफाई नहीं दी है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसी चिट्ठी निकाली जिससे इलेक्शन कमीशन का मजाक बन गया। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मुद्दा है, और मैं मीडिया के नाते आप सब पत्रकार बंधु लोकतंत्र का छोटा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। आप लोगों के जरिए सरकारें बनी, सरकारें गिरी,
और जनता की आवाज़ उठी। जब राजसत्ता तानाशाही हो जाती है तो मेरा मानना है मीडिया के साथी राजसत्ता को ललकारते, राजसत्ता के सामने सच का आईना दिखाते हैं। किस तरह भिवानी में मनीषा हत्याकांड में सरकार का रोल रहा, किस तरह हिसार में गणेश हत्याकांड में सरकार का रोल रहा, और किस तरह इनके विधायक सिर्फ मलाई लूटने का काम कर रहे हैं, मंत्री सिर्फ मलाई लूटने का काम कर रहे हैं। कि इनको पता है आज निकल ये सरकार चैलेंज होगी, ये चोरी से बनी हुई सरकार है। और हरियाणा में हमारी स्टेट लीडरशिप, कुछ दिन पहले दीपेंद्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके ऊपर, वो भी आंकड़े जुटा रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व भी, सभी लोग इस पे आपके सामने आए भी हैं, सबने तथ्य भी रखे हैं। और आज उसी का नतीजा है कि कोई भी नेता अपने विधानसभा के लिए सीरियस नहीं है। कोई भी चुनाव विधायक जो भाजपा के, उनको पता है इस तरह वोट चोरी बंदर बाहर से फिर से बन जाएंगे हम तो। आज बवानी खेड़ा जहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ, कल मैं भोड़ गाँव में गया, सिप्पर में गया, बवानी में गया, आज मंडाना में गया। मैं हर गांव में पानी जल भराव की बड़ी समस्या है। और दुखद बात है कि क्षेत्र का विधायक एक बार भी नहीं गया इन गाँव में। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। आपने सुना होगा, आपके सामने आई होगी बात, आज सुबह कलिंगाम गांव में एक परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है। 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग थे परिवार में घर गिरने से। और कल मैं बोड़ गांव में था, वहाँ पे भी पानी का रिसाव होने से कई जगह दीवारें गिर गई, घर गिर गए हैं। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से जिला भिवानी के डीसी साहब और पूरे प्रशासन को एक बात कहना चाहता हूँ कि हम विपक्ष के लोग उम्मीद लगाते हैं नौकरशाहों से, क्योंकि नेता बिल्कुल भी संजीदा नहीं है लोगों को लेके। हम उम्मीद करते हैं कि भिवानी प्रशासन इसका संज्ञान लेगा। पहली बात, जो बाढ़ हुई है, जो बारिश आई है गांव-गांव में, इसको एक फ्लड क्राइसिस घोषित करना पड़ेगा। भाई फ्लड क्राइसिस घोषित करोगे तभी फंड आएगा। भिवानी में हम डिमांड करते हैं कि फ्लड क्राइसिस घोषित किया जाए हर गांव में, ताकि फंड आए, पानी की निकासी हो और लोगों के जो भी नुकसान हुआ है, भाई किसी का घर टूटा है फ्लड में पानी भरने से, तो सरकार उसको उचित मुआवजा दे। और मैं भिवानी प्रशासन से अपील करता हूँ, क्योंकि भिवानी में जो भाजपा के नेता हैं वो लोग संजीदा नहीं है भिवानी को लेके। हमारे तो विधायक जी पता चला कल मैं अमेरिका गए हुए, मेरे ख्याल से विधायक बन के गए हुए अमेरिका। हाँ तो लिए नहीं आए अभी, 8 को आएंगे। तो लोग अभी अमेरिका गए हुए, खैर सरकारी दौरे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अमेरिका से आके विधानसभा को देखें, अच्छी बात है। अमेरिका सरकार घुमारी, अमेरिका घूम के आएँ, पूरा क्षेत्र देखें, दुनिया देखें। पर जिस भवानी ने इनको बनाया है, मेरे ख्याल से भवानी से पहले, विधायक बनने से पहले चंडीगढ़ के रास्ते बहुत कम दिखेंगे उन्हें ज़िंदगी में, चंडीगढ़ और दिल्ली के भी। अब अमेरिका पहुंच गए, जनता ने प्यार दिया है, वोट दिया है, तो उम्मीद करता हूँ वापस आके जनता के आंसुओं को पहुँचेंगे। जितने प्रशासन के अधिकारी हैं, कल मैंने एक्शन मैकेनिकल साहब से, एक्शन अपने इलेक्ट्रिकल विभाग के एक्शन साहब से बात की, डीसी साहब से कल मैंने बात की, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम जनता के साथ अपने खड़े रहे, और हमारा संकल्प है कि जनता को परेशानी ना हो। और मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ, सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। सरकार के पास जल भराव के खिलाफ कोई प्लान नहीं है, पानी निकासी का कोई प्लान नहीं है, सितंबर हो गया है। और कम से कम मैं एक बात आपके माध्यम से पिछली बार भी फिर से कहना चाहता हूँ कि बारिश किसी भी साल, अगले साल भी हो सकती है। एक प्रॉपर प्लान लेके आए सरकार पूरे भिवानी जिले के लिए, मेरे बवानी खेड़ा के लिए, पूरे भिवानी जिले के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, कि प्रॉपर ड्रेनेज प्लान होना चाहिए सरकार के पास, कि पानी किस गली से जाए, किस गली में जाए, कहाँ से सब्सिट्यूटरी ड्रेन बनेगी, कहाँ पे मेन ड्रेनेज बनेगी, उसका पूरा प्लान होना चाहिए, जो सरकार के पास आज के दिन नहीं है। और लोग गाँव को खाली करने लगे आज के दिन। कल मैं गाँव का बेचारा घर गिर गया, आंगन में आंगन में बारिश हो रही है। आप सोच के देखिए, हमें तो बड़ा ऐसा ही महसूस होता है, भाई आप बाहर बारिश हो रही, घर अंदर दीवार पड़ गई है, तो कितना ऐसे सहज होगा पड़ता है। तो राजनेताओं को, अफसरशाही को, लोगों के दूर दर्दों में खड़ा होना पड़ेगा। और हमें मांग करते हैं आपके जरिए कि सबसे पहले तो सरकार भिवानी में इसको फ्लड क्राइसिस घोषित करे और इसके लिए उचित पैसा घोषित करे, ताकि फ्लड मैनेजमेंट हो सके। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारा इससे साथ साथ एक और मुद्दा था कि वोट चोरी को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। मेरी और भी कई विधानसभाओं में, आसपास की विधानसभा बात हुई, हमारे पूरे प्रत्याशियों से बात हुई। और बल्कि मैं एक और बात करूँ, जो हमारे जीते हुए प्रत्याशी हैं,
वो भी हमारी वो सीटें जहां हम उम्मीद कर रहे थे 50,000 से जीतेंगे। भाई जहां हमारी उम्मीद थी 50,000 से जीतेंगे, वहां हम जीते 10,000 से। और जहां उम्मीद थी हम 10-15,000, तो थोड़ी डिफिकल्ट सीटें थी कि जहां हम 10-15,000 चुनाव निकालेंगे, उस सीटें हम हार गए 10-15-20,000 से। जहां हम जीते भी हैं, आप देखो आप किसी भी हल्के उठा लो आसपास की सराउंडिंग है 30 किलोमीटर की, लोकसभा में सभी हल्कों में जो गैप वोट है 40,000 50,000 का है। विधानसभा में नैरो खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं हर विधानसभा चुनाव में इन्होंने फोकस करके, जब इनको लगा लोकसभा में कि वहाँ नंबर खत्म हो चुका है, इंडिया गठबंधन की इस माहौल में भी इंडिया गठबंधन 100 सीटें ले आया है। इस माहौल में जब 400 के माहौल में मोदी 340 में खड़ा हो गया है, तो इलेक्शन कमीशन को समझ आ गया था कि साफ हो जाएंगे। और आपने देखा होगा लोकसभा के बाद बहुत सारे भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, क्योंकि उनको भी अंदेशा था सरकार बनने वाली कांग्रेस की। और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद सारी मशीनें भी सेट की, वोटर लिस्ट भी सेट की, वर्चुअल वोटर बनाए, फर्जी वोटर बनाए, और उसके बाद भाजपा को चुनाव जिताने का काम किया। और इलेक्शन कमीशन इस देश का निष्पक्ष नहीं है, भाजपा का पिट्ठू बन चुका है, भाजपा के नेताओं के इशारों पे काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। और इस देश को कमज़ोर सरकारें दे रहा है इलेक्शन कमीशन। ये कमज़ोर सरकारें सिर्फ पैसा खाती हैं, कमज़ोर सरकारें सिर्फ भ्रष्टाचार कर जो भाजपा आज कर रही है, कमज़ोर सरकारें जो जनता के साथ नहीं खड़ी होती, क्योंकि वो जनता के जनादेश से बनी ही नहीं। ये वोट चोरी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। और मेरी सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात हुई। आज हमारे शहर अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जी भी यहाँ बैठे हैं, हमारे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बैठे, हमारी बहन पार्षद भी बैठी हैं, उमेश जी बैठे, सभी लोग बैठे, चांगी सब लोग बैठे हैं, बाहर हमारे सारे कार्यकर्ता बैठे हैं। सब लोग मिल के भिवानी में आने वाले समय हम लोग आंदोलन भी करेंगे और लोकतंत्र को हम लोग कमज़ोर नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत में कमज़ोर नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी पहले अंग्रेजों से लड़ी है, अब गोरी चमड़े के अंग्रेजों से, अब इन भूरी चमड़े के अंग्रेजों हम लड़ेंगे, लोकतंत्र को लूटने नहीं देंगे। देखिए, जब आपदा आती है, आपदा हिमाचल में आई, आपदा पंजाब में आई, मैं एक मांग करता हूं कि हरियाणा को पंजाब बनने का इंतज़ार ना किया जाए। क्या यहाँ की सरकार तब जागेगी कि जिस टाइम पे यहाँ पे पूरे बाढ़ आ जाएगी? जहाँ तक पैकेज का सवाल हो, राज्य सरकार का काम है कि केंद्र सरकार से पैकेज मांगे, जैसे तो हम दे रहे हैं, सेंट्रल टैक्स दे रहे हैं, स्टेट से हम सब कुछ दे रहे हैं, वो राज्य सरकार का काम है। ऊपर भी भाजपा सरकार बनी हुई वोट चोरी से, स्टेट में वोट चोरी से भाजपा सरकार बनी हुई है, और स्टेट में उसके ऊपर हम आंकड़े पेश करें कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द आपके सामने। इस पर मेरी स्टेट लीडरशिप से बात हुई, दीपेंद्र जी ने मुझे एक दिन बताया कि वो भी इस पर काम कर रहे हैं, काफ़ी लीडरशिप वाली इस पर काम कर रही है, पर भारी जी भी के प्रसाद जी के संज्ञान में है। और हम लोग इस पे वोट चोरी पे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी, सबूत के सामने बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी सब हम लोग भी कोशिश करें, हमारे हल्के में देखें, हर हल्कों में बड़े बड़े कोशिश करें, हम निकाल के पूरे आंकड़े लेके आएँ, क्योंकि ये लोग डिजिटल लिस्ट में नहीं पकड़ा रहे हैं। डिजिटल लिस्ट मिल जाए वोटर आईडी, बहुत जल्दी हो जाता काम, जो राहुल जी ने बात रखी। जो लिस्ट भी देते हैं आपको, प्रिंटेड कॉपीज देते हैं, जिसमें आपको बहुत लेबर वर्क करना पड़ता है। तो करेंगे, सारी मेहनत करेंगे, क्योंकि सवाल ये है कि वोट चोरी से आम आदमी का लोकतंत्र विश्वास खत्म हो रहा है। मेरे वोट से सरकार नहीं बदलनी है। आपने वीडियो भी देख, लोग कह रहे हैं वोट तो हम कहीं दे लें, पर सरकार तो नहीं की बन रही है। ये आप डिजिटली ये सारी चीजें हो रही हैं, आप स्टैब्लिश नहीं कर पाए तो फिर आपके ऊपर भी सवाल उठते हैं। क्या इसको तकनीकी तौर पे पूरा पब्लिक के डाइजेस्ट हो, इस स्तर तक जाएंगे आप लोग? देखिए, अगर पब्लिक को डाइजेस्ट नहीं होती बात, तो बिहार में लाखों लाख की संख्या लोग सड़कों पर नहीं आते। हरियाणा में, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ पूरी मीडिया के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, हरियाणा में जब सरकार बनी, जब सरकार बनती है वही तो खुश होता है। हरियाणा में सरकार बनी तो चारों तरफ सन्नाटा हो गया, ऐसा हो गया जब बोले तो जवान मौत हो जाती, चारों तरफ बिल्कुल पूरा हरियाणा शांत रहा सरकार बनने के बाद। 2 दिन तक कोई कुछ बोला ही नहीं। बीजेपी के नेता शौक में थे कि सरकार कैसे बन गई, जिनको पता, नीचे के लोग तब 2 दिन तो जमा, पक्का सरकार बनी नहीं बनी अपनी, 2 दिन तो लोग तो इसी अजम में थे क्योंकि शॉकिंग था। भी सरकार बनते पहला काम क्या होता है, गली गलियों में ढोल नगाड़े लोग निकलते हैं, सरकार बन गई, सरकार बन गई। यहाँ तो लोग कह रहे सरकार बन गई, रिएक्शन ये था। तो लोग शौक में थे हरियाणा के, तो सरकार बनने के बाद। और ये रिएक्शन बड़े नेचुरल होते हैं। आप देखो भाई, ठीक है 20-30 लोग तो घूमेंगे झंडा लेके, भाई बन गया हमारा विधायक, बन गया हमारा मंत्री, बन गया, लेकिन आम जनता शौक में थी हरियाणा की जब नई सरकार बनी। तो ये कहीं ना कहीं सबूत है इस बात का कि जनादेश का सम्मान नहीं हुआ है इसमें। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न उठाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, कि इलेक्शन कमीशन को इम्पार्शियल रोल अदा करना चाहिए लोकतंत्र में।
इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, तो आपके एजेंट बूथ लेवल पे एक्टिव नहीं थे, उन्हें नहीं पता। मैं कह रहा हूँ एजेंट हमारे सब कुछ हैं कि जो वर्चुअल नाम है भाई, उनको कॉपी दूसरी पकड़ा रखी, वोट किसी और में लिस्ट डलवा रहे हो, तो कर रहे हैं लोग भाई। एक हाउस होल्ड में अगर 100 वोट बूथ में मिल जाए तो लोग दिखाते हैं 100 वोट पड़ेगा उसमें, कैसे गाँव में तो होते हैं बूथ एजेंट, कई तो मुझे लगता है कई वोटर उनके वर्चुअल हैं, एग्जिस्ट नहीं करते कई वोटर तो इनके, बस डाल दें वो ठक 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 ठक। भाई साहब क्या लगता है कि आपको आपके जो लोग चुनाव आ रहे हैं, भिवानी हो, पुराने खड़ा हो, चाहे और बार रही बात हो, तो वहाँ पे वोट चोरी का मामला दिख रहा है या फिर आप अपने कार्यकर्ता मैं एक बात देखिए, मैं कह रहा चुनाव में सारे फैक्टर हुए हैं। मैं तो हमेशा एक बात बोलता रहा, मैं चुनाव लड़ा, मेरे ख्याल तो अपने हमारे यहाँ के बहुत सारे पुराने लीडर जो खिलाफ थे उसके मैं नकार ही नहीं रहा हूँ। उसके बावजूद मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि जो वोटर लिस्ट का जो मुद्दा है, वोट चोरी का जो मुद्दा है जो राहुल जी ने उठाया है, देखो अगर इलेक्शन कमीशन 1 मिनट के लिए आप भिवानी की बात छोड़ देते हैं, 1 मिनट के लिए हम भवानी खेड़ा की बात छोड़ देते हैं, इलेक्शन कमीशन अगर इतना ही पाक साफ है, भाजपा इतनी पाक साफ है, राहुल गांधी ने उन्होंने विधानसभा एग्जाम्पल दिया, उस पर इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा है? आज कम से कम 25 दिन हो गए हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल जी यात्रा करके भागे, अपनी 20 दिन की यात्रा करके वापस दिल्ली आ गए हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब इतने गंभीर आरोप देश के नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपने मैं पूरी बात वही कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे चुनाव को छोड़ दो आप 1 मिनट के लिए। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन पे पूरी मीडिया के सामने इतने गंभीर आरोप राहुल जी ने लगाए, नेता प्रतिपक्ष ने, राहुल जी ने, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आप एक मायोपिक बात कर रहे हैं, मुझसे बड़ी बात कर रहा हूँ। मैं बात ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पीछे तो करे। आपने मुझे चोर बोल दिया आज कि मैं वोट चोर हूँ, या आपने बोल दिया मैंने दादली के इलेक्शन में, तो मैं कुछ अगर मैं किसी संस्थानिक संवैधानिक पद पर बैठा हूँ तो मेरा फर्ज क्या बनता है? आंकड़े लेके आऊँगा, कहूँगा आपके आंकड़े झूठे, मेरे आंकड़े सच हैं। आपको ये बात कर आप लोगों को क्या लगता है कि जो 3 सीटें भिवानी से आ रहे हैं, भिवानी करा है, बन रहा है, और आपकी भिवानी की है, तो आप लोग हिसाब से आ रहे हैं या सरकार में यही वोट चोरी का मामला हुआ या फिर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता चूक रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को चूक कैसे कह सकते हैं हम उसको? मैं कह रहा हूँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। अब इससे पहले मैं एक बात उसमें कहना चाह रहा हूँ आपको, इतना ही साफ इलेक्शन कमीशन आंकड़े लेके आए, आंकड़े क्यों नहीं राहुल गांधी जी को जवाब दे सकता इलेक्शन कमीशन? क्योंकि राहुल गांधी जी सच्चे हैं, उनकी बात में तथ्य, उनकी बात में आधार है। और साथ ही साथ मैं एक बार आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने पैकेज की बात की थी, आपकी बात बताई, मेरी एक ही डिमांड है कि इस बार की फसल वो तो होगी ख़त्म, अगली फसल के लिए भी मुझे लगता नहीं कि सिचुएशंस बढ़ पाएंगी। 2 फसल खराब होगी किसान की, कुछ लोग ठेके पे बोते हैं, कुछ लोग ज़मीन के मालिक हैं। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि 1 लाख प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। 50,000 रुपये फसल का होता खर्चा, तो 1 लाख प्रति एकड़ कम से कम सरकार मुआवजा दे किसानों को। जितने घर टूटे, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, फिर से बात आ जाए ऑन रिकॉर्ड, जितने घर टूट रहे जल भराव से, उन घरों को उचित मुआवजा सरकार दे। जिनको जान मान की हानि हुई है उनको इस हिसाब से सरकार मुआवजा दे, और पानी की समस्या का जल्द से जल्द निदान करे सरकार। इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ, उम्र एक बात में कही उसकी उम्मीद करता हूँ। और प्रशासन से मैं खासकर फिर से अपील करता हूँ कि इन नेताओं से जो संजीदा नहीं, इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हम उम्मीद करते हैं जो प्रशासनिक बड़े पदों पर बैठे हैं, IAS IPS हैं, वो पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक आए, बड़े पदों पर पहुँचे हैं, और इन पदों में पक्ष विपक्ष की आस्था होती है कि न्याय करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि लोगों के साथ न्याय होगा और समस्याओं का निदान होगा। शुक्रिया।